नमस्कार दोस्तों किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो BSPSL की प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई है उसका प्रैक्टिस सेट का वीडियो 1 का हमने आप सबों के लिए अपलोड कर दिया था। दोस्तों आप सबों ने उसे देखा और बहुत प्यार किया। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और आपसे उम्मीद ये करेंगे कि आप पूरे वीडियो को देखिएगा और जितने भी 100 प्रश्न दे रखे हैं इस वीडियो में उन सभी 100 प्रश्नों को हल करने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है आप ईमानदारी पूर्वक से सभी लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आते हैं तो उनसे अनुरोध है कि ये चैनल जो है आप सबों के लिए बहुत ही काम का है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास है कि अनेक रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में। दूसरा आपके पास है पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए। तीसरा आपके पास जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए और कपड़ा उद्योग में कपास और लिनन के विसर्जन के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट जो होता है दोस्तों उसका सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है Na2CO3? क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट जो होती है इसको क्या करते हैं हम लोग, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए की जाती है। दोस्तों जल की जो कठोरता होती है ये 2 प्रकार की होती है। आप याद रखिएगा, जो जल की कठोरता होती है, हार्डनेस होती है जल की, वो कितने प्रकार की होती है? वो 2 प्रकार की होती है। पहला दोस्तों हमारा होता है अस्थायी कठोरता, यानी कि टेम्प्रोरी हार्डनेस। दोस्तों टेम्प्रोरी हार्डनेस क्या होता है आपको बता दें। देखिए आप कैसे पहचानिएगा कि कोई टेम्प्रोरी हार्डनेस है, यानी कि जल की अस्थायी कठोरता है, और कौन कैसे पहचानिएगा कि जल की अस्थायी कठोरता है यानी कि परमानेंट हार्डनेस है। देखिए जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है, यदि आप जल को खौलाइएगा, उसको टेम्परेचर दीजिएगा बहुत ज़्यादा, उसको बॉइलिंग पॉइंट उसको हाई कीजिएगा, तो वो क्या होगी, वो यदि उसकी कठोरता दूर हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी कठोरता कहते हैं। और दोस्तों इस प्रकार की कठोरता क्या होती है, अस्थायी कठोरता कहलाती है। और जल की अस्थायी कठोरता को जो होती है दोस्तों, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का, किसका आप याद रखिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट घुले होने की वजह से क्या होती है, जल की अस्थायी कठोरता होती है। ठीक है, तो जल की अस्थायी कठोरता किससे होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट घुले होते हैं उसकी वजह से होती है जल की अस्थायी कठोरता। और जो अस्थायी होती है यानी कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है ना, तो ऐसे जल को हम क्या बोलेंगे, तो वो अस्थायी कठोरता बोलेंगे। और अस्थायी कठोरता कैसे दूर होगी, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट के लवण होने के कारण से क्या होती है, ये जल की अस्थायी कठोरता होती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है। तो दोस्तों मठ जो होता है एक बौद्धों का क्या होता है, एक बड़ा जो पूजा करने का स्थान होता है उसे मठ कहते हैं। तो सिक्किम में कौन सा मठ स्थित नहीं है आपको बताना है। देखिए इंचे है, ताबो है, रॉलोंग है और पेयांग तांगसे है। तो दोस्तों आपको बता दें जो इंचे, रालोंग और पेयांग ये क्या है दोस्तों, ये सिक्किम में स्थित है। जबकि ताबो जो है दोस्तों, ये ताबो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में ताबो जो है मठ स्थित है। तो कई बार दोस्तों क्या होता है आपके एग्जाम में मठ से भी प्रश्न बनते हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा ताबो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इसी के रिलेटेड एक है कौन सा हमारा तवांग। ठीक है, तवांग दोस्तों कहाँ है, तवांग जो हमारा मठ है ये कहाँ पे दोस्तों, वो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तवांग जो है मठ है। इस बात को भी आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, वो ताबो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। तो सिक्किम में ये नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है कि बिच्छुओं के पौधों की पत्तियां अम्ल स्रावित करती है जिसे छूने पर दर्द होता है। तो दोस्तों आपको बता दें जो बिच्छुआ होती है यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं या बिढ़नी होती है जो आपको काट लेती है बिच्छू, तो उसके काटने के बाद क्या होती है ना, आपके जो जहाँ पे त्वचा में काटते हैं वहाँ पर जलन पैदा हो जाती है। तो दोस्तों जलन जो पैदा होती है वो किस वजह से पैदा होती है, वो होती है किससे, मेथनोइक अम्ल से। दोस्तों मेथनोइक अम्ल को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। तो चींटी के डंक में आपसे ऐसे प्रश्न बनते हैं कि चींटी के डंक में कौन सा मतलब अम्ल पाया जाता है, तो उसको क्या होता है, मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। दोस्तों एसिटिक अम्ल की
की बात करें तो एसिटिक अम्ल किसमें होता है, सिरका में होता है। किसमें, सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसको एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, जो केमिकल नेम होते हैं विटामिन सी का, वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक होता है। इसके अलावा जो ऑक्जेलिक है, तो दोस्तों ऑक्जेलिक क्या होता है, जो टमाटर में क्या होती है, ऑक्जेलिक अम्ल पाई जाती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो यहाँ ऑप्शन में क्या होगा, ए हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि डैश अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था। यानी कि दोस्तों कौन ऐसे राजा थे जो अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद जो थे वो थानेसर का राजा बना हुआ था। तो देखिए दोस्तों ये जो थे ना वो थे हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन के जो पिता थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या था, प्रभाकर वर्धन दोस्तों को थे, हर्षवर्धन के पिता थे। और हर्षवर्धन के पिता और इसके भाई का नाम क्या था, तो जो हर्षवर्धन जी हैं इनके जो भाई का नाम था वो था राजवर्धन। ठीक है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सभी में क्या है तो वर्धन लगा हुआ है। ठीक है, देखिए जो हर्षवर्धन थे ना, तो हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन था। और इसके जो बड़े भाई थे उसका नाम था राजवर्धन। यहीं पे आप यदि फिल कर देंगे हर्षवर्धन को, यानी हर्षवर्धन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद दोस्तों थानेसर का राजा बना था। दोस्तों थानेसर का जो राजधानी थी उस वक्त वह कहाँ थी, कन्नौज में थी। और वर्तमान में कन्नौज कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश को हम लोग कन्नौज मतलब वो बोलते हैं। यानी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है ना उसको पहले क्या बोलते थे हम लोग, कन्नौज के नाम से जानते हैं। इसे भी बिल्कुल आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों देखिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष यहाँ पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जो है वल्लभ भाई पटेल दोस्तों क्या थे, समिति सलाहकार के समिति के अध्यक्ष थे। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि के नाम से जानते हैं। तो सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई को दिया गया था। दोस्तों सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई को किसने दिया था, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप जो है इसका जवाब कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल के से संबंधित एक प्रश्न और, जैसे कि यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाएगा आपको, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ दोस्तों, अहमदाबाद में गुजरात में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों ये जो है ना इनकी ही प्रतिमा है, वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसके अलावा दोस्तों जो 31 हमारा होता है, जो वल्लभ भाई पटेल जो एकता दिवस मनाते हैं हम लोग, तो एकता दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, एकता दिवस कब मनाते हैं आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग बता दीजिएगा कि एकता दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू है ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे, संघ समिति के अध्यक्ष पूछा जाए कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, वो क्या थे, संघ समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों बी आर अम्बेडकर जो थे उसे संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं, किसे, बी आर अम्बेडकर को। और ये ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य थे। कौन थे, ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य थे कौन, बी आर अम्बेडकर। और दोस्तों जो राजेंद्र प्रसाद थे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये बिहार से संबंधित है। और दोस्तों ये कहते हैं झंडा समिति के सदस्य कौन थे, झंडा समिति जो है इसके सदस्य कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनाम गांव उत्खनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इनाम गांव उत्खनन के स्थल किस नदी किनारे स्थित है। दोस्तों ये जो घोर नदी जो है हमारा, घोर नदी किनारे क्या है, इनाम गांव उत्खनन स्थल है। दोस्तों इनाम गांव क्या था, तो इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित हड़प्पा के बाद का कृषि प्रधान गांव और पुरातात्विक स्थल है। कौन सा, इनाम गांव। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माही नदी की बात करें तो दोस्तों माही नदी जो है ना वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो आपको बताना होगा जो माही नदी है दोस्तों ये क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी पर क्या है, एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, हुंडरू। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात दोस्तों ये क्या है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कौन सा, हुंडरू जलप्रपात जो है वाटरफॉल, ये कहाँ पर स्थित है, जो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन में सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर हम लोग। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए दोस्तों जो हमारा अर्थशास्त्र है इसमें 3 क्षेत्र आते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं इसमें क्या आते हैं, तो कृषि आते हैं। ठीक है, जितनी भी कृषि चीज़ें होती है वो किस में आती है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और दूसरा जो होता है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र, इसमें क्या होती है, तो निर्माण होती है, विनिर्माण और निर्माण की बातें जो होती है वो किस में होती है, द्वितीय क्षेत्र में। विनिर्माण और निर्माण की बातें किस में होती है, द्वितीय क्षेत्र में।
और दोस्तों तीसरा जाता है हमारा, वो क्या होता है सेवा क्षेत्र, यानी कि जो सेवा देते हैं वो इसमें क्या आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि आपका रेलवे हो गया, ठीक है, शिक्षा हो गया, ये सभी क्या होता है दोस्तों, वो क्या होती है आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा था कौन सा आर्थिक गतिविधियाँ ऐसी है जो आपको द्वितीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो दोस्तों वो क्या हो जाएगी, तो द्वितीय क्षेत्र में आपका तो चीनी कारखाना, यानी कि निर्माण और विनिर्माण जो है दोस्तों, यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और देश में स्थित है। दोस्तों जो कावेरी द्रोणी है ना बेसिन, ये कहाँ का स्थित है आपको ये बताना है। तो देखिए ये जो है ना कावेरी नदी भारतीय तमिलनाडु में पड़ता है, आपका कर्नाटक में पड़ता है, और इसके अलावा जो केरल है ना दोस्तों, केरल में क्या पड़ती है, कावेरी नदी द्रोणी पाई जाती है, बेसिन पाई जाती है। दोस्तों ये तो राज्य की बात होगी। यदि आपको पूछा जाए कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में ये पाई जाती है, तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो हमारा जो कौन सा जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है, मतलब कि पुदुचेरी, ये इसमें क्या होती है आपका कावेरी द्रोणी पाई जाती है। दोस्तों 3 स्टेट कौन सा, तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, पुदुचेरी में यह पाई जाती है। तो आप ऑप्शन में क्या होगा 2 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न का, किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा खनिज है जिसमें बिहार का एकाधिकार है, तो यहाँ देखिए चूना पत्थर, सोना, बॉक्साइट और पायराइट। तो दोस्तों जिस ये जो हमारा है पायराइट, इसमें क्या है ना बिहार का एकाधिकार है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भारत में जो है वो पायराइट क्या होती है उत्पादन होती है। तो बिहार आज भी देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पायराइट अयस्क राज्य है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों बिहार राज्य में ना पायराइट का उत्पादन रोहतास जिला में होता है। कहाँ पे, तो रोहतास जिला जो है बिहार में, तो वहाँ से क्या होती है, तो पायराइट की उत्पादन होती है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर जितने भी रोहतास के स्टूडेंट हैं, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन हमारे चैनल पर रोहतास से इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि कोई हैं तो ज़रूर अपना नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम रोहतास से हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो पायराइट का इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट दोस्तों किसका अयस्क होता है, तो एल्युमिनियम में क्या होता है दोस्तों, क्या होती है एल्युमिनियम जो होती है इसका क्या होती है अयस्क होती है, कौन सी, बॉक्साइट। इसे भी बिल्कुल ध्यान में आप रख लीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों जो बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात जिला है ना, आपको बताना है मुंगेर, पूर्णिया, गोपालगंज और सीवान। दोस्तों इन 4 ऑप्शन को बताना है जो बिहार का न्यूनतम यानी कि कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों वो कौन सा है, मुंगेर है। दोस्तों मुंगेर की लिंगानुपात की बात करें तो वो 876 है। कितना, 876 है। जब दोस्तों हम पूरा ओवरऑल बिहार की बात करें तो कितना लिंगानुपात है, 918 है। कितनी, 918 है किसकी, बिहार की, और अकेले इसका 876 जो किसकी है, तो मुंगेर की है, जो सबसे कम है। ठीक है, दोस्तों सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो किसका है, गोपालगंज का है। कितना है, तो 1021 है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सबसे कम पूछा जाए आपसे तो आपको बताना होगा मुंगेर, और सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, तो गोपालगंज हो जाएगा सबसे अधिक। और दोस्तों सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, तो सबसे कम साक्षरता जो है आपका पूर्णिया जिला में है। कहाँ पे, पूर्णिया जिला जो है सबसे कम साक्षर जिला है बिहार का। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ पे है, तो महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ होगा, वो सहरसा जिला में हो जाएगा। ठीक है, तो सहरसा जिला में कौन सा होगा, तो महिला सबसे कम साक्षर कहाँ पे है, तो बिहार की सहरसा जिले में है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। तो दोस्तों हम ये था हमारा 10 प्रश्न जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे। अब हम देखते हैं कौन सा रीजनिंग का प्रश्न को। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि 18, 20, 25, 37, 46, 76, 89, 145 के बाद क्या आएगा। तो देखिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अब रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है, आपको खुद से सॉल्व करना होगा दोस्तों। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर देखिएगा आंसर सही आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आपको हम बता दें जो 18 इसमें देखिए गैपिंग को दे रखा है। जैसे 18 के बाद क्या 25 ऐसे आप लीजिए, उसके बाद 25 से 46 लीजिए, उसके बाद 89 लीजिए, उसके बाद ये यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे आपको करना होगा। उसी प्रकार से 20 से 37 जाइएगा, और उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। ठीक है, देखिए जब 18 से हम 25 की हो जाएंगे ना, तो 18 साल कितना होता है 25, 7 प्लस करेंगे। जब 25 हम 46 पे आएंगे तो प्लस 21 करेंगे यहाँ पे, और जब 46 से 89 पे जाएंगे तो प्लस 43 करेंगे। और 89 दोस्तों बाद हम क्या करेंगे ये हमको अभी देखना होगा। फिर देखिए नीचे हम आएंगे, अभी हमको पता नहीं चल पाएगा कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे नीचे हम देखते हैं दोस्तों, फिर से एक स्टेप नीचे आते हैं, यहाँ पे से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 7 प्लस 21 करेंगे यहाँ पे, तो हमारा कितना होगा 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 7 21 होता है ना, फिर 21 से हम 43 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 22 आ जाएगा। कितना, तो 22 आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो 22 आ गया ना, अब इसको देखिए, इसमें आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 14 और जो 8 है प्लस 8 करेंगे तो 22 हो जाएगा। इस पर हम क्या करेंगे, 22 8 प्लस 30 होगा, यहाँ पे 30, तो 43 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, वो हो जाएगा कितना 73 हो गया।
अब हमको क्या करना होगा ना, 73 में क्या करना होगा दोस्तों, हमको 89 ऐड करना होगा, ठीक है। 73 में क्या करेंगे, 89 हम ऐड करेंगे। जब 73 में 89 ऐड करते हैं उसके बाद हमारे पास 162 क्या है हमारे पास का सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। देखिए 11 का जो है ना, 11 संबंध 141 से है, तो उसी प्रकार को बताना है कि 17 का संबंध किससे होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या 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 दोस्तों, देखिए इसमें जो है ना आपको 11 जो है ना, 11 क्या है, 11 गुना 12 कितना, 11 गुना 12 एक बढ़ा करके +9 कितना, +9 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो कर रहा है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए आप यहाँ पे, तो 7 30 है ना, 7 से 30 कैसे हुआ, आप इसको यदि गौर से देखेंगे तो 7 से 30 ऐसे हो रहा है कि 7 में प्लस हम 3 करते हैं, ठीक है। 7 में प्लस 3 करेंगे कितना हुआ 10, और 10 में क्या करेंगे हम 3 को गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना हुआ 30 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तो 30 में 5 से गुना करेंगे, 30 पंचे 150, इसमें से क्या करेंगे -7 कर देंगे तो 143 आ जाएगा। उसी प्रकार से हमको देखना है कि ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न ऐसे बना है, ये इस किस ऑप्शन में ऐसा फॉलो हो रहा है। तो हम पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे 8 में जब हम +3 करते हैं, 8 + 3 उसके बाद गुना करना है 3 से, तो 3 से 3 गुना कर देंगे। यहाँ पे 8 + 3 11, कितना हुआ 33 आ जाएगा, ठीक है, जो हमको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या किए थे यहाँ पे, तो 5 से मल्टीप्लाई किए थे किसको, जो इसका वैल्यू आया था। तो 33 इंटू हम 5 करेंगे, यहाँ पे यदि हम कर देते हैं 33 इंटू 5 करने के बाद हम क्या करना है हमको -7 करना है। तो -7 हम यहाँ पे करेंगे तो 33 पचे क्या कितना होता है, 3 पचे 15, 3 पचे 15 16, यानी 165 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 15 या 8 बचेगा, 158 बचेगा। यानी कि ये जो है ना रूल को फुलफिल कर रहा है, इसलिए क्या होगा, जो रूल इसमें लग रहा था ना, सेम वही रूल जो है ऑप्शन नंबर ए में लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि वेन आ रहा प्रश्न है, कह रहा है कि कौन कॉर्नफ्लेक्स, जीरा और बैगन। तो दोस्तों देखिए कॉर्नफ्लेक्स, जीरा और बैगन है ना, ये बिल्कुल तीनों के तीनों क्या है, बिल्कुल अलग है, ये किसी से संबंधित नहीं है। तो जब भी कोई चीज़ें किसी से संबंधित नहीं होती है तो वो बिल्कुल अलग अलग होती है, तो वो क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यानी कि ये अलग है, कॉर्नफ्लेक्स मान लीजिए इसको, जीरा मान लीजिए इसको, बैगन मान सकते हैं आप, ये तीनों क्या होगी, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में प्रतिस्थापित करना चाहिए। ठीक है, देखिए हम पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 341 भागा 11 -15। तो हम क्या करेंगे कि जो जहाँ पर माइनस रहेगा उसको हम प्लस करेंगे, और प्लस जहाँ पर रहेगा उसको हम माइनस करेंगे। तो हम जो फर्स्ट ऑप्शन को लेके देखते हैं। देखिए 341 है यहाँ पे, 341 माइनस भागा 11, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों माइनस को क्या करना, हमको प्लस करना है ना, तो +15 कर देंगे। उसके बाद गुना कितना हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद प्लस को हमको माइनस करना है। इसको करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास 51 आ रहा है। यदि 51 आ जाएगा तो हमारा जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई, जब इसको डिवाइड कीजिएगा 11 से, तो 11 33, 11 31 से कटेगा, प्लस 15 अठे 120, माइनस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा दोस्तों, 151 हो गया। 151 में से जब हम 100 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 51 बचेगा। तो ये क्या कर रहा है ऑप्शन जो है हमारा एक, ये क्या फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन में एक क्या होगा यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। स्वेटर, ऊन, चौक किससे संबंधित हो जाएगा। देखिए स्वेटर से क्या होता है ना, स्वेटर जो है किससे बनता है, तो वो ऊन से बनता है। किससे बनता है, ऊन से। तो स्वेटर किससे बनता है, ऊन से। तो चौक किससे बनता है दोस्तों, वो चूना पत्थर से बनता है। किससे बनता है, चूना पत्थर से बनता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों होगा कि दिए गए 4 शब्दों में से 3 में से निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प को आपको चुनना है। ठीक है, यानी कि 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होंगे किसी न किसी प्रकार से, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उससे संबंधित नहीं होगा, तो आपको वही चूज करना है जो संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है हिरनी, मृग छौना, रानी और लोमड़ी। दोस्तों ये सभी जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जबकि मृग छौना जो दोस्तों ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यही जो है इसका आंसर है। यानी हिरनी जो होती है वो हिरण की जो मतलब वाइफ होती है, हिरनी बोलते हैं। राजा की पत्नी को रानी बोलते हैं। और लोमड़ी जो होती है वो जो क्या होती है, ये भी स्त्रीलिंग होती है। तो मृग छौना जो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जो इसका बिल्कुल सही मतलब आंसर होगा। दोस्तों मृग छौना को छोड़कर अन्य सभी जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है।
इसलिए क्या होगी यहाँ पे। और जो हिरण के शिशु को हम क्या बोलते हैं, मृग छोना कहते हैं। तो यहाँ पे सब उसकी जो है ना मतलब कि वाइफ दे रखी है, मतलब किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे जो है इसका बच्चे को दे रखा है, तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि दर्पण यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब कौन सा होगा। यानी कि हमको दर्पण कहाँ पर लगाना है, तो दाईं ओर, इसके दाईं ओर, यानी कि यहाँ पर हमको लगाना है दर्पण। ठीक है, यदि हम इसका दर्पण लगाते हैं तो इसका फिगर कैसे बनेगा। देखिए दर्पण में क्या होता है, फिगर उल्टा बनता है, यानी कि जो दर्पण होते हैं इसमें जो राइट होगा वो लेफ्ट बनेगा, और जो लेफ्ट होता है वो राइट बनता है। तो एन की जो एन सबसे पहले क्या आएगा, एन ही आएगा। तो एन कैसे बनेगा दोस्तों, इस प्रकार से जो है हमारा एन बन जाएगा। तो जो है सबसे पहले हम एन से शुरुआत करते हैं, जो ये पी से शुरुआत हो रही है, ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि हम 2 ऑप्शन को ऐसे ही काट चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मतलब अगले जी इसको देखने के लिए। यहाँ ओ है तो ओ बिल्कुल होगा, ओ दोनों में है। उसके बाद देखिए आई, आई सीधा ही होगा तो आई भी होगा, तो आई भी आप हम देख सकते हैं सही है। उसके बाद टी भी सही है, उसके बाद ए भी सही है, ठीक है, सी भी सही है। हमको देखना है आई, सी के बाद दोस्तों क्या है ना, सी के बाद आई है, ठीक है, और यहाँ पे एल दे रखा है, इसलिए क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो भी चीज़ें होंगी वो बिल्कुल बराबर होंगी, यहाँ पे उल्टा पुल्टा दे रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे 3, ऑप्शन जो सी है हमारा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एक कागज को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे जो प्रश्न दे रखे होते हैं आपके नन मुहावरा से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसे ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखने के बाद क्या होगा ना, देखिए कैसे कटा हुआ है, ये नीचे से कटा हुआ है ना, नीचे से कटने के बाद क्या होगा, जैसे जैसे वो ऊपर करेंगे तो यहाँ फिर बनेगा, उसके बाद क्या करेंगे, उसको पलटा देंगे इधर से। ठीक है, तो ऐसे जब करने के बाद जो है ना, आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, ये प्रश्न का आपका सही बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्या हमारा, तो करंट अफेयर्स का ये मतलब रीजनिंग का प्रश्न। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कौन से अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कौन सा हमारा, देख लीजिए। चलिए अब आपके पास सवाल जो हिंदी के प्रश्न हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है अनिकार्थी शब्दों का कौन सा योग सही नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा योग है जो अनिकार्थी का सही नहीं है। नाना, अनेक, माता के पिता, माँ के पिता, यानी कि नाना प्रकार के होते हैं, यानी कि अनेक प्रकार के होते हैं, और नाना कौन होते हैं, माँ के पिता होते हैं। तो ये क्या है, बात बिल्कुल सही है। दूसरा है हमारे पास अयन, दिशा, वन। दोस्तों ये जो है ना अयन, ये क्या होता है, दिशा, और जो होती है मतलब वन, ये नहीं होती है। दोस्तों अयन मतलब क्या होता है ना, गति होता है। ठीक है, दिशा नहीं होता है, क्या होता है, गति होता है। अब हम अगला देख लेते हैं सैंधव। दोस्तों सैंधव मतलब सैंधव क्या होता है, नमक होता है, और सैंधव को हम लोग घोड़ा भी कहते हैं, ये भी सही है। नाक स्वर्ग होता है और नासिका होती है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो है बी है, ये हमारा गलत है, तो हमको गलत चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुधाकर शब्द होता है ना, ये किसका पर्यायवाची होता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु का, जलाशय का, चंद्रमा का और बादल का। तो दोस्तों सुधाकर जो होता है ना, दोस्तों सुधाकर, निशाकर, राशि, सुधांशु, हिमांशु और श्रीकांत आदि, ये सभी चीज़ें होती है, किसकी होती है, चंद्रमा की होती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। सुधाकर हो गया, निशाकर हो गया, राशि हो गया, सुधांशु हो गया, हिमांशु हो गया, मृगांक हो गया, ये सभी क्या होते हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए दर्शनाभिलाषी जो होती है ना, वो ऑप्शन नंबर बी में देखा, दर्शनाभिलाषी जो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दर्शनाभिलाषी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है चिराग तले अंधेरा, लोकाक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होता है। यानी कि चिराग तले अंधेरा, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। देखिए चिराग तले अंधेरा का मतलब ये होता है कि अपनी बुराई दिखाई ना देना, या निकट की बुराई ना देख पाना, यानी कि निकट के दोस्त को नहीं देख पाना, इसका मतलब यही होता है चिराग तले अंधेरा। दोस्तों इसका मतलब देखिए, आपने मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा, मोमबत्ती जब जलती है ना, तो मोमबत्ती के जलने के जो आसपास होती है वहाँ पर रोशनी नहीं होती है, लेकिन क्या करती है, बाहर प्रकाश करती है। तो इसका मतलब यही हुआ चिराग तले अंधेरा, रोशनी जलने के बाद जो है मोमबत्ती, वो अपने पास प्रकाश को नहीं, यहाँ पर अंधेरा आपको दिखेगा, लेकिन बाहर होती है प्रकाश होती है। तो यही कह रहा है चिराग तले अंधेरा, चिराग के तले में क्या होती है, अंधेरा होती है। इसका मतलब हुआ कि निकट के दोस्त को नहीं देख पाना, अपने दोस्त को नहीं देखता है, दूसरे को दोस्त को देखता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। उथला शब्द का विलोम क्या होता है। दोस्तों उथला मतलब जो है ना, इसका जो विलोम शब्द क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या देखिएगा, उथला शब्द का विलोम क्या होता है, छिछला होता है। क्या होता है, छिछला जो है उथला शब्द का विलोम शब्द होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न हमारा है कि यहाँ पे देख पाएंगे, अंग्रेजी का प्रश्न आ चुका है आपके पास हमने में, कह रहा है कि सिनोनिम्स बताने के लिए, यानी जो समानार्थी शब्द होती है सिनोनिम्स क्या होता है इसका। देखिए लेबिरिंथ, जो लेबिरिंथ दे रखा है ना, इसका मतलब क्या होता है पहले आपको बता दें। लेबिरिंथ मतलब होता है दोस्तों कि भूल भुलैया। ठीक है,
कोई चीज़ जब भूल जाते हैं, भूल भुलैया आपने मूवी देखा होगा, तो भूल भुलैया दोस्तों क्या होता है, लेबरिंथ का मतलब क्या होता है, भूल भुलैया। तो इसका जो उल्टा जो सही शब्द हो जाएगा वो होगा मेजे, यानी कि समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम्स हो जाएगा कौन सा, मेजे मतलब भी क्या होता है, भूल भुलैया ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपोजिट मतलब चूज करना है, यानी कि जो आपका जो है ना उल्टा शब्द जो होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, आपको ये चूज करना है। तो बैरन दोस्तों, बैरन मतलब क्या होता है ना, ये होता है कि बंजर भूमि, ठीक है। बंजर भूमि मतलब ये होता है कि जो भी मतलब ऐसी भूमि जहाँ पे किसी भी खेती को हम नहीं कर पाते हैं, कोई भी उपजाऊ खेती नहीं होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बंजर भूमि बोलते हैं, बैरन बोलते हैं। तो इसका उल्टा क्या होता है, फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ भूमि होती है, ठीक है। तो फर्टाइल मतलब क्या होता है, उपजाऊ होती है, और बैरन मतलब क्या होता है, बंजर भूमि होती है। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा दोस्तों कि 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको चूज करना है कौन सा स्पेलिंग जो है, मतलब चूज करना है सही वाला कौन सा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो मिसोगाइनस है ना, मिसोगाइनस, ये क्या हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, जो ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से मतलब नफरत करता हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से क्या करता हो, नफरत करता हो, हेट करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं मिसोगाइनस बोलते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है यही आपका क्या है, बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है कि द पीपुल इज डैश ऑन द हिज एक्टिविटीज़। तो दोस्तों पीपुल जो होती है ना, किस में हम किस एक्टिविटी में अपने काम में आते हैं, द पीपुल इज डैश ऑन हिज एक्टिविटीज़। तो इसका आंसर क्या होगा, द पीपुल इज कीप एन आई ऑन हिज एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ऑप्शन में ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा, आर यू डैश स्टैम्प कलेक्टिंग। तो आर यू डैश स्टैम्प कलेक्टिंग, तो आर यू इंटरेस्टेड। तो यहाँ पर आंसर, आर यू इंटरेस्टेड इन स्टैम्प कलेक्ट, क्या तुम इंटरेस्टेड हो, क्या तुम मतलब स्टैम्प को कलेक्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है हमारा कंप्यूटर का आ चुका है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखते रहिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि एम एस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। तो दोस्तों एम एस वर्ड की हम बात कर लेते हैं। तो एम एस वर्ड में कौन सा एक अमान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है, आपको बताना है जस्टिफाई, लेफ्ट, टॉप और राइट। तो दोस्तों आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होते हैं इसमें 4 तरह के पैराग्राफ्स होती है, अलाइनमेंट्स उपलब्ध होती हैं। पहला कौन होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होते हैं, दूसरा होता है सेंटर अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है, और तीसरा कौन होता है, राइट अलाइनमेंट होते हैं, और जस्टिफाइड होते हैं, क्या होते हैं, जस्टिफाइड होते हैं। जबकि टॉप दोस्तों क्या होती है, ये अलाइनमेंट नहीं होती, किसमें, एम एस वर्ड में नहीं होती है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, जस्टिफाई होती है, लेफ्ट होती है, राइट होती है, और क्या होता है, और एक क्या होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है, सेंटर होती है। तो यहाँ पे टॉप नहीं होता है, तो यहाँ आपको चूज करना था कौन सा नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा, HTTPS का शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों HTTPS का पूर्ण रूप क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, ठीक है। आपने HTTP तक ही सुना होगा, HTTP, अब एस इसमें जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होती है, क्या होती है, HTTPS का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक होना चाहिए, यानी कि जो इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर होते हैं उसमें कम से कम एक क्या होना चाहिए दोस्तों, वो आईपी पता होना चाहिए, कि जो आपका आईपी एड्रेस होता है ना, कम से कम आपका एड्रेस बिल्कुल होना चाहिए। आपके एड्रेस के बिना ये है वो इंटरनेट नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होगा, सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। तो जो ये परिणाम होगा दोस्तों, ये कितना, कोई 4, जिसे स्लैश दे रखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। 1 2 3 4 है ना, तो 4 क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश मान्यता नहीं होती है, डॉट की, संख्यात्मक अंक की, बड़े या कैपिटल अक्षर की, या रिक्त स्थान की, ठीक है। तो दोस्तों ईमेल आईडी जब हम लिखते हैं, जैसे कि हमारा ईमेल आईडी कौन सा है, अंडरस्टूड स्टडी, UNDERSTOOD, अंडरस्टूड स्टडी @gmail.com, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ईमेल आईडी है, ठीक है। तो ये क्या, इसमें आप क्या क्या देख पा रहे होंगे, डॉट है ना हमारे पास, डॉट तो है, संख्या तो मान हम लिख सकते थे बट इसमें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। बड़े
अक्षर हम लिख सकते हैं, जबकि उसमें रिक्त स्थान जो है उसमें हम नहीं छोड़ सकते हैं। आपको जब भी ईमेल लिखना होगा आप जो है स्पेस उसमें नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा था ईमेल में कौन सा अंक नहीं होगा, तो स्पेस बार जो होती है ईमेल में इसका प्रयुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है? तो कौन सा इसमें MS वर्ड है जो सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है, आपको यह बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ड क्या है ना, एक MS वर्ड जो होती है क्या एक प्रकार की वर्ड प्रोसेसर होती है, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही आपको बताना है। MS वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। और दूसरा हमारा है MS वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना दोनों कथन गलत है। गलत इस प्रकार से है कि MS वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। दोनों हो सकता है। जब हम कंट्रोल+I जो थी, जब हम कंट्रोल+I करेंगे ना तो ये हमारा कौन सा होगा, आई इटैलिक हो जाएगा, कौन सा इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। और जब हम कंट्रोल+ से जो हम बी करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, वो बोल्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इटैलिक और बोल्ड दोनों एक साथ हम कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ये गलत झूठ बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है कि MS वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता है। नहीं दोस्तों, किसी भी फॉन्ट में जो है ना वो टेक्स्ट का आकार जो है ना वो 1 से लेकर के 1638 तक हो सकता है। कितना, 1 से लेकर 1638 तक हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि 8 से कम नहीं हो सकता, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना तो 1 और ना ही 2 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की का उपयोग करते हैं? तो MS एक्सेल जब आप यूज़ करते हैं दोस्तों, उसमें कुछ चीज़ को एडिट करना होता है। आप एक तो क्या कर सकते हैं ना, उसको हम जो लेफ्ट की होती है उसको हम 2 बार क्लिक करते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो कीबोर्ड में F2 बटन जो होती है, F2 बटन फंक्शन 2 जो बटन होती है उसको यदि आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो एडिट करना शुरू कर देता है। आप यदि आपके पास कीबोर्ड है तो आप एक्सेल खोल के उसको आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट हम एक्सेल में करते हैं, जैसे कि हमको इस वर्ड को चूज करना है पूरे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल+A दबाएंगे, ठीक है। कंट्रोल+A जब हम क्लिक करेंगे वो जितने भी वर्ड होंगे वो सारा क्या होगा, हमारे पास सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉपी कर सकते हैं और कहीं पर पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बी कंट्रोल+A जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम कितने वर्कशीट होने चाहिए? तो यहाँ पर देख लीजिए कम से कम दोस्तों कितने वर्कशीट होने चाहिए, 1 2 3 4। तो दोस्तों कितने वर्कशीट होने चाहिए आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें वर्कशीट कितने होने चाहिए, 1 वर्कशीट होना चाहिए, ठीक है। एक्सेल में कार्य पुस्तिका में कम से कम कितने चाहिए, 1 वर्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे। बैटरी आवेशित चार्ज करते समय विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट का तापमान कितने से अधिक होना चाहिए? तो दोस्तों जो विद्युत जो हम चार्ज करते हैं बैटरी, उसमें जो तापमान होना चाहिए कितनी, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होती है, वो अधिक होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा ECE का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों ECE जो है ना इसका पूरा नाम आपको बताना है क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है दोस्तों, ECE का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जो इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होती है ECE का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी किसी चुंबक की हम बात करें ना तो चुंबक में क्या होती है, देखिए चुंबक जो होती है, चुंबक में 2 पोल होते हैं, एक होता है दोस्तों नॉर्थ, एक होता है साउथ, ठीक है। देखिए जब भी हम बाहर की बात करें तो जो है ना बाहर चुंबकीय दिशा वो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, ठीक है। जब बाहरी बात करेंगे तो वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगी, और जब हम अंदर करेंगे तो वो साउथ से नॉर्थ की ओर होगी, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब भी हम चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो दक्षिण से उत्तर की होती है, तथा चुंबक के बाहर जो दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। दोस्तों चुंबक के बारे में अब बता दें, जैसे चुंबक को आप कैसे नष्ट कर सकते हैं, इसकी चुंबकशीलता को, तो आप इसे गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद क्या होगा, चुंबक की जो चुंबकशीलता होती है, मैग्नेटिक जो इफेक्ट होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। आप इसे पीटने के बाद इसे आप इसकी जो क्षमता होती है चुंबकत्व की, उसे आप समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो आपको बताना है, तो ये क्या होगी, दक्षिण से उत्तर हो जाएगी, ठीक है। ये भीतर के बारे में पूछा जा रहा है तो दक्षिण से उत्तर होगी, और बाहर क्या था तो उत्तर से दक्षिण हो जाता। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि किसने खोजा कि धारा वहन करने वाले संवाह को
चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह गतिशील होगा। ये किसने खोज की थी? तो दोस्तों ये जो खोज की थी वो माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। ठीक है, माइकल फैराडे जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि एक निर्दिष्ट धारा की श्रेणी मशीन में वाली क्षेत्र कुंडलियाँ होती है। तो दोस्तों एक निर्दिष्ट धारा की श्रेणी में मशीन वाली क्षेत्र कुंडलियाँ क्या होती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होती है? मोटे तार के कुछ फेरे जो होती है ये क्या होती है? ये सही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या बी जो है, ऑप्शन में बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो दोस्तों, डीसी मशीन में आर्मेचर कोर के लेमिनेशन की मोटाई निम्नलिखित में से लगभग कितनी होती है? तो डीसी मशीन में जो आर्मेचर कोर होते हैं इसमें लेमिनेशन होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है आपको ये बताना है। ठीक है, 0.1 mm से लेकर के 0.3 mm के बीच में। ठीक है, इसके अलावा जो दोस्तों है 0.3 mm से लेकर के 0.5 mm के बीच में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.3 mm से लेकर के 0.5 जो है mm के बीच में डीसी मोटाई जो होती है, इसकी लेमिनेशन जो है इसकी मोटाई होती है। तो ऑप्शन में बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव पर आर्मेचर में करंट में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला आपके पास ऑप्शन है कि क्या बोल सकते हैं उसे? आर्मेचर प्रतिक्रिया, जनरेटर का ईएमएफ, जनरेटर का प्रमुख संचालक और कम्यूटेशन बोलते हैं। तो दोस्तों से हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक डीसी जनरेटर का खुला परिपथ अभिलक्षण, इसका अभिलक्षण भी कहलाता है। किसका अभिलक्षण कहलाता है? तो दोस्तों ये जो अभिलक्षण कहलाता है ये आपका चुंबकीय अभिलक्षण कहलाता है। क्या? चुंबकीय अभिलक्षण कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा कि एक घूर्णी डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ का क्या उद्देश्य होता है? तो एक घूर्ने वाली जो डीसी मोटर होती है उसमें जो प्रेरित ईएमएफ होती है इसका क्या उद्देश्य होता है आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज का विरोध करना। यानी कि एक घूर्णी डीसी मोटर में जो है ईएमएफ का काम क्या होता है? सप्लाई वोल्टेज का विरोध करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए निम्न में से कौन सा कदम उठाया जाता है? तो दोस्तों डीसी जो शंट मोटर होते हैं इसके घूर्णन की दिशा होती है उसको बदलने के लिए कौन सी कदम को उठाया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये कदम जो होती है वो आर्मेचर टर्मिनल को उल्टा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? जो आर्मेचर होते हैं उसके टर्मिनल को क्या करते हैं हम लोग? उल्टा कर देते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा? बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 440 वोल्ट पर दौड़ रहे एक अंकित मोटर सामान्य वोल्टेज पर दौड़ रहा है। अकस्मात वोल्टेज में 340 वोल्ट का पतन होता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, जब भी आपका कोई मोटर 440 पर काम कर रहा है, जब भी इसका वोल्टेज कम हो जाएगा तो इसका वोल्टेज जब कम होगा तो आप हम क्या बताए थे? जब भी किसी चीज़ में वोल्टेज कम होगी ना उसकी धारा क्या होगी? बढ़ जाएगी। और धारा जैसे ही बढ़ेगी तो उसमें मान जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा और धीरे धीरे जो है मोटर वो गर्म हो जाएगी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी वोल्टेज जो कम होती है तो वोल्टेज कम होने से क्या होती है? आपकी धारा बढ़ जाती है। और धारा जैसे ही बढ़ती है ना तो इसमें क्या होती है? उसमें जो है ना उसमें मान जो है उत्पन्न होती है और जिसकी वजह से क्या होती है? मोटर गर्म होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है अत्यधिक गर्म हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक अल्टरनेटर में डैश के लिए अंधेरे और उज्ज्वल लैंप विधि का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों एक अल्टरनेटर में किसके लिए अंधेरे और उज्ज्वल लैंप विधि का उपयोग करते हैं? तो भार संतुलन के लिए, लोड हस्तांतरण के लिए, यांत्रिक शक्ति प्रदान करना और तुल्यकालक के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तुल्यकालन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों न्यूमेरिकल का प्रश्न है, तो आप इसे देख लीजिए आराम से। आप खुद से पहले बनाइए, उसके बाद हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता है आपने बना लिया होगा। अब आंसर मिलाइए आप। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है हम कैसे बनाएंगे? तो एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी कितना? एन जो है दोस्तों यहाँ पे दे रखी कितना? एन क्या होती है? 120 बाय एफ बाय क्या होती है? पी होती है। तो हम आपको कल बताए थे। तो यहाँ दोस्तों क्या होगा ना, ई जो है ना ये ई एम एफ बराबर क्या होगा? ई एम एफ बराबर कितना हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा किसके? एन के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए E1 दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास? तो E1 जो दोस्तों यहाँ पे कितना जाएगा हमारे पास? तो E1 जो होगा कितना? 2000 वोल्ट दे रखा है ना 2000 वोल्ट प्लस R2 कितना हो जाएगा? 2000 RPM हो जाएगा। कितना? 2000 RPM जो है यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद जो है ना N1 कितना दे रखा है हमारे पास? तो N1 कितना? 1000 RPM दे रखा है। और हमको पूछ क्या रहा है? हमको पूछ रहा है E2 का वैल्यू। ठीक है, E2 का मान निकालने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें जो E2 का वैल्यू कैसे आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। देखिए E1 बटे E2 हो गया, E1 बटे E2 बराबर N1 बटे N2। ठीक है,
इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो इस पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से E2 की वैल्यू हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो E1 गुना N1/N2 जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिएगा उसको वैल्यू को। चलिए हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस वैल्यू यदि हम पुट करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 2000 गुना 2000/1000 हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको कट कीजिएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपका जो आंसर है वो 4000 आ चुका होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वक्र में प्रेरित वोल्टेज क्या होती है। तो दोस्तों एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वक्र में जो प्रेरित वोल्टेज होती है, आपको बताना है क्या होती है। तो देखिए इसका क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर हो जाती है। यानी कि एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वक्र में प्रेरित वोल्टेज होती है और प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 फेज से क्या होती है, बाहर हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, हिस्टेरिसिस हानि किसके द्वारा व्यक्त की जाती है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जो हिस्टेरिसिस हानि होती है ये किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, वो बताना है। तो देखिए ये जो होती है ना, डब्ल्यू क्या होती है, हिस्टेरिसिस हानि होती है, वो NP max + 1.6 फ्रीक्वेंसी FV/W के बराबर होती है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखी है। तो ये क्या होगा, हिस्टेरिसिस हानि के बराबर होती है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। दोस्तों हिस्टेरिसिस हानि क्या होती है ना, क्रोड के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने से विद्युत शक्ति की जो खपत होती है, तो उसे हिस्टेरिसिस हानि कहते हैं। इसका मान जो दोस्तों वो AC की आवृत्ति बढ़ाने से क्या होती है, बढ़ जाती है। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान में रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि कोई कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स क्या होती है। तो कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, तो कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर जो होती है ये तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स जो होती है वो क्या होती है, बिल्कुल ही कम होती है। दोस्तों सर इसलिए होता है क्योंकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज स्टेप अप तथा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने के लिए प्रयोग किया जाते हैं। कौन सा, तो हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कोर टाइप की। तो कोर टाइप का क्या काम होता है, तो कोर टाइप जो दोस्तों होता है, ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज पर निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका, कोर टाइप का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न हमारा है कि बुक होल रिले किसका प्रयोग किया जाता है, या बुकोज रिले का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। दोस्तों बुकोज रिले क्या होता है ये आपको बताना है। किसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों बुकोज रिले जो होता है ना, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होती है। किसमें, ट्रांसफार्मर होती है, जिसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होती है, और हिंदी में इसको परिणाम मित्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो बुकोज है ना, ये तो होता क्या आखिर। दोस्तों बुकोज रिले जो है ना, बुकेज रिले, इसका काम ये होता है, ये जो है ना, ये ट्रांसफार्मर में नो लोड पर काम करता है। किसमें, ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों वो नो लोड करंट का मान जो है इस पर काम करता है, और ये 2 से 5% तक होता है। कौन सा, तो बुकोज रिले। और दोस्तों ये जो होती है ना, गैस ऑपरेटेड रिले होती है, जो ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष का पता लगाती है। जो ट्रांसफार्मर जो आंतरिक दोष होती है यानी डिफेक्ट होती है उसका पता लगाती है। कौन, तो बुकोज रिले लगाती है। तो ऑप्शन में क्या होगा, ए यहाँ पे। तो बुकोज रिले किससे संबंधित हो जाएगी, वह ट्रांसफार्मर से संबंधित हो जाएगी। तो ऑप्शन में ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सीलिंग फैन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर की किस्म क्या होती है। जो सीलिंग फैन लगाते हैं हम लोग उसमें कौन सा मोटर यूज होता है आपको बताना है। दोस्तों सीलिंग फैन होते हैं, इसमें आपको कैपेसिटर स्टार्टर किस्म के क्या होते हैं, मोटर लगाते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो कैपेसिटर जो किस्म के स्टार किस्म के जो हमारे मोटर होते हैं वो कहाँ लगाते हैं हम लोग, सीलिंग फैन में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एककलीय मोटर बेहतर शक्ति गुणक सहित काम करती है। तो दोस्तों कौन सी होती है, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सावत्रिक मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, सावत्रिक प्रतिवर्ती मोटर और संधारित्र चलित मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा इसका प्रतिकर्षण मोटर। कौन सा, प्रतिकर्षण मोटर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है कि स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तो समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चार्ज से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तो क्या समझना चाहिए। तो देखिए दोस्तों स्विच ऑन करने के बाद जो है ना, स्विच ऑन किए जाने पर छत पर का पंखा यदि कम चार्ज से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तो समझिए कि कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों कैपेसिटर क्या होती है, वो ख़राब हो चुकी है। तो ये जो ऐसा संकेत होगा ना, आप ये समझिएगा कि कैपेसिटर जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रेरण मोटर में अगर रोटर प्रतिरोध बढ़ता है तो आरंभिक वाला घूर्णन क्या होती है। दोस्तों प्रेरण मोटर में अगर रोटर प्रतिरोध घूमता है तो आरंभिक वाला घूर्णन जो होती है वो क्या होती है, वो होती है बढ़ता है। क्या होती है, वो जो है वो बिल्कुल भी बढ़ जाता है। ऑप्शन में क्या होगा, ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा इंडक्शन मोटर में स्क्रूइंग का फायदा इनमें से कौन सा है। तो इंडक्शन मोटर में जो स्क्रूइंग का फायदा होती है वो कौन सी फायदा होती है, ठीक है दोस्तों। ये फायदा जो होती है ये शोर को कम करना एवं मोटर का संचालन आरंभ करना, उसके बाद जो है चुंबकीय लॉकिंग की प्रवृत्ति को कम करना, उसके बाद रोटर और स्टेटर वाइंडिंग के बीच परिवर्तन अनुपात को बढ़ाना, ये सभी जो है दोस्तों इंडक्शन मोटर में स्क्रूइंग का फायदा होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। मोटर की लोडिंग पर निर्भर करती है। दोस्तों जो मोटर जो होती है, कौन सी मोटर होती है जो मोटर की लोडिंग पर निर्भर करती है। तो देखिए दोस्तों ये जो होती है मोटर की शक्ति गुणक जो होती है मोटर की लोडिंग पर निर्भर करती है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ऑप्शन 4 क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो ये जो प्रश्न है वो निम्नलिखित का प्रश्न है, आप यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है कि यदि किसी प्रेरणी मोटर का समर्पण स्लिप 0.1 हो जबकि इसकी तुल्यकालिक प्रति 100 आरपीएम है तो इसकी घूर्णक रोटर गति कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों एस, यहाँ पे एस जो है ना, एस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 0.1 दे रखी है। और एन एस कितना होगा दोस्तों, एन एस जो है वो हमारे पास 1000 दे रखी है। कितनी, 1000 दे रखी है एन एस। यहाँ पर दोस्तों 1000 होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये 5% से क्या हो रही है, 10% बढ़ रही है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, 5% से क्या हो रही है, 10% हो रही है। तो यहाँ पे एस परसेंट की वैल्यू हम निकालेंगे, तो एस परसेंट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एन एस माइनस एन आर। क्या होती है, एन एस माइनस एन आर बटे क्या होती है, एन एस होती है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला हम पुट करते हैं तो 10 बटे कितना होगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगी, 1000 माइनस एन आर बट्टे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो दोस्तों एन आर की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास 900 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारे पास 900, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंक्रोनस मोटर डैश पावर कारक पर निर्भर करता है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर जो होती है किस पर निर्भर करती है आपको बताना है। देखिए सिंक्रोनस मोटर जो होती है ना, ये आपकी जो है लीडिंग और यूनिटी पर काम करती है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। यानी कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है लोडिंग लैगिंग और यूनिटी के पावर कारक पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है कि एक संकेतक प्रकार के विद्युतीय उपकरण का मूविंग सिस्टम डैश के अधीन होता है। तो दोस्तों इसका मूविंग सिस्टम जो होती है ये आपकी डिफेल्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, अंडर डैम्पिंग टॉर्क, ये सभी पे काम करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है किसी आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। देखिए दोस्तों किसी भी आदर्श जो अमीटर होती है ना, इसकी जो आंतरिक प्रतिरोध होती है वो क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। किसी भी आदर्श जो अमीटर होती है इसकी जो है इसकी आंतरिक प्रतिरोध क्या होती है, वो बिल्कुल शून्य होती है। इसके अलावा दोस्तों जो आदर्श की जो वोल्ट मीटर होती है, यदि आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें तो आदर्श जो वोल्ट मीटर होते हैं उसकी जो प्रतिरोध होती है क्या होती है, वो आंतरिक प्रतिरोध क्या होती है, वो उच्च होती है। कितनी होती है, उच्च यानी कि अनंत होती है, ठीक है। इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है कि आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होती है, शून्य होती है। वही आदर्श जो वोल्ट मीटर होती है उसकी जो आंतरिक प्रतिरोध होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो अनंत होती है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों प्रश्न हमारा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट पास होता है। दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करें तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है इसमें जो कितना करंट पास होता है वो होता है गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से विभाजित गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है इससे क्या होती है, पास होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हम देखते हैं गर्म तार उपकरणों में संवेदन तार निर्मित होते हैं। दोस्तों गर्म तार उपकरणों में जो संवेदन तार निर्मित होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके पास है तांबा निकेल चांदी और प्लेटिनम इरेडियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लेटिनम इरेडियम जो होती है गर्म तारों में संवेदन तार से क्या होती है, निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस उत्पादन गृह में न्यूनतम परिचालन लगता है। दोस्तों इसमें कौन सा ऐसे जो उत्पादन गृह है जिसमें न्यूनतम परिचालन लगता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होती है ना, इसमें क्या होती है, न्यूनतम परिचालन लागत होती है, यानी कम पैसे में ये काम हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि सर्विस मेंस जोड़ता है। तो जो सर्विस मेंस किसको जोड़ता है, तो सर्विस मेंस जो होती है वो वितरक और उपभोक्ता टर्मिनल को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। अगला दोस्तों प्रश्न है 100 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित किए जा सकने वाले उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन प्रतिरोधन परीक्षण वोल्टेज कितना होता है। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 1000 वोल्टेज होता है। या फिर यहाँ पे याद देखिएगा इसका जो है 600 वोल्ट पे जो अधिकतम वोल्टेज होती है कितनी होती है, 600 वोल्टेज होती है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न हमारा है कि इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज उपयोग करने का कारण क्या है। तो इलेक्ट्रिक पावर की ट्रांसमिशन होती है, तो इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं सिस्टम विषमता के लिए,
पावर फैक्टर में वृद्धि के लिए, ट्रांसमिशन क्षतियों में कमी के लिए, और दोस्तों ये जो है आपके पास है ट्रांसमिशन के समय में कमी के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो ट्रांसमिशन क्षतियों में कमी के लिए क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन के बाद के लिए उच्च वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ड्रम प्रकार के डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल साइड के संदर्भ में बैक पिच और फ्रंट पिच क्या होनी चाहिए? दोस्तों जो ड्रम प्रकार के डीसी आर्मेचर होते हैं इसके बाइंडिंग में जो कॉइल साइड के संदर्भ में बैक पिच और फ्रंट पिच क्या होनी चाहिए? दोस्तों ये क्या होती है, ये क्या होती है? तो दोनों होती है, दोनों विषम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है कि एक एसी स्टार्टर बाइंडिंग पर निरंतरता परीक्षण करते समय बाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सीरीज में जोड़ा गया टेस्ट लैंप डैश रहता है। दोस्तों सीरीज में जो जोड़ा हुआ लैंप होता है वो क्या होती है? वो फुल लाइट होती है। कितनी होती है? फुल लाइट होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा कि पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम है? दोस्तों पेल्टियर प्रभाव जो होती है ये सीबेक प्रभाव की क्या होती है? विलोम होती है। तो इसे आप याद रखिए, जो पेल्टियर प्रभाव होते हैं वो सीबेक प्रभाव क्या होता है? बिल्कुल विलोम होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि एक प्रतिरोध हीटिंग ओवन का तापमान डैश का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों एक प्रतिरोध जो हीटिंग ओवन है का तापमान किसको प्रयोग करके नियंत्रित कर सकते हैं हम लोग? तो थर्मोस्टेट को हम प्रयोग करके क्या कर सकते हैं हम लोग? नियंत्रित कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है कि सजावट प्रकाश की तकनीक में कुल प्रकाश का प्रवाह का प्रतिशत जो अर्ध प्रत्यक्ष की सहायता सीधे नीचे की ओर गिरने के लिए बनाया जाता है वो कितना होता है? तो दोस्तों ये जो होती है वो 60 से 90% होती है। कितनी? 60 से 90% होती है, ये होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हुए प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंपों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो हाई प्रेशर जो मरकरी वेपर होती है इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए जो है हमारे पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो होगा कौन सा? तो सड़कों पर बिजली का व्यवस्था करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है कि सर्किट ब्रेकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कौन सा इसमें कथन गलत है आपको बताना है। ठीक है, देखिए एक शॉर्ट सर्किट में से सुरक्षा, यह शॉर्ट सर्किट सुरक्षा करता है, बिल्कुल सही है। यह पावर ओवरलोड से सुरक्षा करता है, ये भी बिल्कुल सही है। या परिवेश के तापमान पर निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि दोस्तों ये जो है ना इसमें केवल एक बार प्रयुक्त किया जा सकता है, इसमें केवल एक बार प्रयुक्त किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये इसमें हम कई बार प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आर्क हीटिंग तब होती है जब विपरीत ध्रुवता से इलेक्ट्रोड्स के बीच हवा डैश हो जाती है। दोस्तों आर्क जो हीटिंग के बारे में बात करें तो आर्क हीटिंग तब होती है जब विपरीत ध्रुवता के इलेक्ट्रोड के बीच हवा जो होती है वो हवा वो आयनित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है एचआरसी फ्यूज में एचआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एचआरसी फ्यूज में एचआरसी का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है हाई रचरिंग कैपेसिटी फ्यूज। क्या होती है? हाई रचरिंग कैपेसिटी फ्यूज जो होती है एचआरसी का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा ग्राउंड प्रतिरोध को ऐसे रचा जाता है कि जो ग्राउंड प्रतिरोध होते हैं उसको कैसे रचते हैं? तो ग्राउंड प्रतिरोध को हम लोग बोलते हैं भू संपर्कन प्रतिरोध सबसे कम हो, इसी प्रकार से इसको क्या करते हैं हम लोग? रचते हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। शुरुआत में कौन से उपकरण को उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है? तो शुरुआत में कौन से ऐसे उपकरण होती है जिसको उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है? तो वो होती है लाइटिंग अरेस्टर। शुरुआत में जो लाइटिंग अरेस्टर होती है उसको क्या होती है? उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, केबलों में कंडक्टर का इंसुलेशन की परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है? दोस्तों केबल में जो कंडक्टर होते हैं इसका इंसुलेशन की परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये जो निर्भर करती है वो चालक के विद्युत धारा क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि उच्च आवृत्तियों पर कंडक्टर के सतह के साथ धारा प्रवाहित होती है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए इस घटना को कहते हैं हॉलो इफेक्ट, कोर इफेक्ट, स्किन इफेक्ट और हॉल इफेक्ट। दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम लोग तो स्किन इफेक्ट। क्या होते हैं? स्किन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है केबलों की धारा वहन क्षमता होती है। दोस्तों केबल की जो धारा की वहन क्षमता होती है क्या होती है? एसी में अपेक्षा डीसी में अधिक, कभी एसी में ज़्यादा तो कभी डीसी में ज़्यादा। दोस्तों इसका क्या अपेक्षा क्या होती है? ये होती है डीसी में अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगला प्रश्न दोस्तों की शेडेड पोल मोटर्स
के नुकसान क्या है। तो दोस्तों शेडेड पोल मोटर्स के नुकसान क्या है आपको बताना है। इसका नुकसान ये होता है दोस्तों कि ये जो होती है ना कम क्षमता की होती है, कम शुरुआत टॉर्क की होती है, बहुत कम अधिभार क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब आप समझ दोस्तों कि कौन से डीसी जनरेटर को स्थिर वोल्टता जनरेटर कहते हैं। तो कौन से ऐसी जो जनरेटर है इसकी अस्थिर वोल्टता जनरेटर के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग डीसी पाशपथ जनरेटर होती है उसको जो है स्थिर वोल्टता जनरेटर के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला प्रश्न तो समय है कि किसके मदद के लिए एक साथ एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचालित करता है। तो दोस्तों वो जो किसको मदद के लिए करते हैं, तो ये स्लीपिंग रिंग की मदद के लिए हम जो करते हैं एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा की बाहरी भाग के लिए संचालित होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है अगर हाइड्रोमीटर के विशिष्ट गुरुत्व का पठन 1.22 दिखता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगी, वो पूर्ण चार अवस्था में हो जाएगी। ठीक है, क्या है पूर्ण चार अवस्था में जो है ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी कि पूर्ण चार अवस्था में कितनी हो जाती है 60% चार्ज होती है। यानी कि दोस्तों जो लेड एसिड बैटरी होती है इसकी स्थिति क्या होती है अगर हाइड्रोमीटर के विशिष्ट गुरुत्व का पठन 1.22 दिखाता है, ये क्या होता है फुल चार्ज हो जाती है। क्या होती है फुल चार्ज होती है। वो जो कि मतलब फुल चार्ज नहीं होती 60% जो है वो चार्ज हो जाती है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है कि वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानि क्या होती है। वास्तविक परिणामित्र जो घर्षण हानि होती है वो कितनी होती है 0% होती है। कितनी होती है 0% होती है। वास्तविक परिणाम में क्या होती है घर्षण हानि होती है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे दूसरे, पिसाई करने वाले मशीन यंत्र में यदि ग्राइंडर पहियों को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तो उससे क्या होता है। तो दोस्तों पिसाई करने वाले मशीन में यदि ग्राइंडर पहियों के विपरीत दिशा में घुमाया जाता है दोस्तों वो जो होती है वो क्या होती है, वो हमारा हो जाता है कौन सा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पीसने वाले यंत्र के पहिए ढीले हो जाएंगे और उतर जाएंगे। यही हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, जब प्रेरण मोटर का रोटर समान गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति क्या होगी। जब प्रेरण मोटर का रोटर जो होती है समान गति प्राप्त कर लेती है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है कम हो जाती है। क्या होती है कम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक अन एक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। तो कौन सा जो है एक अन एक्साइटेड जो है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा हमारा रिलक्टेंस मोटर जो होती है वो क्या होती है एक सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर में डैश होने चाहिए। दोस्तों वोल्ट मीटर में क्या होने चाहिए, तो वोल्ट मीटर में दोस्तों वो उच्च आंतरिक प्रतिरोध होने चाहिए। क्या होती है उच्च आंतरिक प्रतिरोध होने चाहिए, वो वोल्ट मीटर में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 3 जाएगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल प्रश्न है इसका जवाब हम चाहेंगे आपके कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को ये न्यूमेरिकल आपको आते हैं। यदि आप बना देंगे आंसर इसका बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो दोस्तों हम टेलीग्राम पे इसका जो है सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो हम आप पहले आप जानना चाहते हैं कि आप जो लोग हैं उनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हम देखते हैं कितने के पास जानकारी है कितने के पास नहीं है। जो भी प्रश्न बना पाएंगे उसके लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा कहाँ पे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी सिंगल फेज मोटर में सबसे आम वाइंडिंग कौन सी होती है। तो सबसे सिंगल फेज मोटर में सबसे आम वाइंडिंग होती है वो होती कौन सी, तो कंसेक्ट्रिक वाइंडिंग जो होती है वो सबसे क्या होती है आम, यानी कि बहुत सिंपल होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 99% दोस्तों हीटर निम्नलिखित पर कार्य करती है। हीटर किस पर कार्य करती है, तो दोस्तों हीटर जो होती है ना वो आपको जो है ना वो प्रतिरोध भार पर काम करती है। कौन सी हीटर काम करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, निम्न में से किसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों इसमें जो है ना जीएलएस लैंप में कार्बन जो है ना कार्बन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि सिनेमा प्रोजेक्ट में करते हैं, ड्राई सेल्स में करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में करते हैं। तो इसमें हम लोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, आशा करते दोस्तों आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा। दोस्तों जिसने भी इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा उसके दिल से बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिएगा कि आपने इन 100 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपका स्कोर हो रहा है और आपकी आपकी स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, इससे दोस्तों आपको ये पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है और आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।